नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा आपने देखा कि लास्ट क्लास में अपने पाचन जो पादपों के बारे में अपन ने पढ़ा, पादपों के बारे में पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, ये सारी क्रिया जो थी वो अपन ने पढ़ी। ठीक है, आज अपन चलते हैं ह्यूमन के बारे में। पाचन जो है वो कैसे होता है, ठीक है, मनुष्य के अंदर जो पाचन जो है उनकी क्रिया कैसी है। ठीक है, पाचन जिससे क्या होता है कि जो खाद्य पदार्थ जो होते हैं जो अपन खाते हैं उनका पाचन होता है, यानी वो जो होते हैं वो सिंपल सॉल्युबल फॉर्म के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इस सिंपल सॉल्युबल फॉर्म के अंदर यानी सरल और घुलनशील यौगिकों के अंदर ये बदल जाते हैं, और सरल घुलनशील यौगिक जो होते हैं इनको बदलने की क्रिया को ही क्या बोला जाता है, पाचन कहा जाता है। ठीक है, पाचन जो है वो कई सारे एंजाइम जो है इसमें भागीदारी निभाते हैं। ठीक है, एंजाइम की उपस्थिति में पाचन की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे अपन पाचन की यात्रा। ठीक है, किस तरह से पाचन होता है अपने शरीर के अंदर, उसको अपन देखने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला है मनुष्य के अंदर जो पाचन तंत्र जो है, देखो पाचन तंत्र जो इसकी भूमिका निभाता है वो होता है पाचन तंत्र। ठीक है, अपने शरीर के अंदर पाचन तंत्र पाया जाता है क्योंकि अपने जो शरीर जो है वो कैसा है, उत्तक और अंगों से मिलकर बना हुआ होता है, यानी तंत्र वाला है। ठीक है, तंत्र वाला जो है इसके अंदर क्या होता है कि पूरे अपने ये ऑर्गन होंगे। ठीक है, मनुष्य के अंदर जो पाचन क्रिया जो है पाचन तंत्र के द्वारा संपन्न होती है, जो मुख से आरंभ होता है, मुख से आरंभ होता है और अंत जो होता है वो गुदा के अंदर होता है। अंत का होता है, गुदा के अंदर होता है। मुख के अंदर जो पाचन, मुख से ये आरंभ होता है और गुदा के अंदर अंत होता है। ठीक है, अगर अपन पाचन की परिभाषा देखें कि पाचन क्या है, तो पाचन में क्या होता है कि जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं, जटिल खाद्य पदार्थ जो होता है वो एंजाइम की उपस्थिति में, एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, सरल घुलनशील पदार्थों में बदलते हैं। पाचन में क्या होता है, जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं वो किस में बदलते हैं, सरल एवं घुलनशील यौगिकों के अंदर क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। ठीक है, जटिल पदार्थ में जैसे अपन देखेंगे प्रोटीन आते हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है। तो ये क्या होते हैं, सिंपल फॉर्म के अंदर क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी सब अपने अपने सिंपल फॉर्म के अंदर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जटिल खाद्य पदार्थों का सरल एवं घुलनशील, घुलनशील क्यों आता है, क्योंकि ये जो है आगे चल के रुधिर के अंदर मिलेंगे और वहां से ये शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाए जाते हैं। ठीक है, यानी घुलने वाले होते हैं। ये प्रोटीन जो होता है इसकी जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होती है सरल घुलनशील जो होती है वो होती है एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। ठीक है, प्रोटीन किससे मिलकर बनते हुए, एमिनो अम्ल से मिलकर बनते हैं, यानी प्रोटीन जब भी टूटेगा तो इसकी जो स्मॉलेस्ट जो यूनिट होगी वो क्या होती है, एमिनो अम्ल होती है। इसी तरह से कार्बोहाइड्रेट की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो इसकी क्या है, सरल इकाई होती है। ठीक है, वसा जो है उसके अंदर आप क्या आता है, एक तो आता है फैटी एसिड, वसीय अम्ल, प्लस आता है ग्लिसरॉल। यानी वसा जो है वो दो भागों के अंदर टूटती है, वसीय अम्लों के अंदर प्लस ग्लिसरॉल के अंदर। ठीक है, अब इन सबको चेंज करने का जो काम करता है वो कौन करता है, एंजाइम करता है। ये सारी क्रियाकलाप जो होती है वो कौन करता है, एंजाइम करता है। यानी एंजाइम क्या करेगा, इनको बदलेगा, प्रोटीन को बदलेगा वो एमिनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट को बदलेगा ग्लूकोज में, वसा को बदलेगा वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर। ये क्या करते हैं, एंजाइम। इसी को क्या बोला जाता है, पाचन कहा जाता है। तो पाचन का परिभाषा जो होती है वो ये है कि जटिल खाद्य पदार्थ है वो क्या करते हैं, सरल घुलनशील पदार्थों के अंदर बदलते हैं, और इसमें कौन भाग लेते हैं, एंजाइम्स। यानी अपने शरीर के अंदर कई सारे ऑर्गन जो होते हैं पाचक,
वहां पे क्या होता है कि ये एंजाइम जो होते हैं वो सिक्रेशन होता है, इनका स्त्राव होता है, और ये स्त्राव के कारण वो क्या करते हैं, इन जो जटिल पदार्थ है इनका क्या करते हैं, वो पाचन करते हैं। ठीक है, जो ये जाते हैं घुलनशील किस में होते हैं, रुधिर में जाते हैं। ठीक है, और रुधिर से इनको आगे शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है, शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, तो जटिल खाद्य पदार्थ बदल गए, इनको रुधिर में चले गए। ठीक है, और रुधिर में जाने के बाद में शरीर के विभिन्न भागों तक ये पहुंच पाते हैं। ठीक है, और ये पूरा जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, पाचन होता है। तो पाचन के अंदर क्या है, जटिल खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनका एंजाइम की उपस्थिति में सरल घुलनशील यौगिकों के अंदर बदलना, इस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, पाचन बोला जाता है। ठीक है, ये जो है वो खाद्य पदार्थ जो है वो जटिल है। ठीक है, और ये इनके क्या है, सिंपल सॉल्युबल या सरल घुलनशील इनके क्या है, पदार्थ है। ठीक है, इनको इनमें बदला जाता है, और बदलने का काम कौन करता है, एंजाइम करता है। अब जो पर्टिकुलर जो स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, विशिष्ट एंजाइम होते हैं, वो इनको बदलने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये है अपने पाचन की परिभाषा। ये अपना पाचन तंत्र है जिसको कहा जाता है आहार नाल। ये अपनी आहार नाल, ठीक है, जिसको इंग्लिश में एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहा जाता है। ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल जो है, ये आरंभ जो होती है वो मुख से होती है, ये मुख है, माउथ से आरंभ होती है, जिसके अंदर तालू आती है, जीवा आती है, जीभ आती है, दांत है उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद में होती है ग्रसनी, जिसको बोलेंगे अपन फेरिंग्स। ठीक है, उसके बाद में ग्रासनाल जिसको बोलते हैं ईसोफेगस। क्या बोला जाता है, ईसोफेगस, यानी ये जो ट्यूब जो है ये ईसोफेगस है, ये ट्यूब जो है वो क्या है, ईसोफेगस है। ठीक है, यानी ग्रासनाली है। फिर ये जाके कहां पे खुलती है, आमाशय के अंदर। तो ये भाग जो है वो आमाशय का है, यहां से ये वाला, ये भाग क्या होता है, आमाशय होता है। ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे कि नीचे चल के ये छोटी सी आंत के अंदर, ये नीचे जो जा रही है, ये पूरा भाग जो है, ये वाला भाग, ये होता है अपनी छोटी आंत। इसके अंदर छोटी आंत होती है, छोटी आंत के भी अलग अलग भाग होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर घ्राणी आती है, ड्यूडेनम आता है, जैजुनम आता है और इलियम आता है। उसके बाद में आप देखोगे कि ये जो बड़ी वाली ग्रीन कलर की आपको जो दिख रही है, ये बड़ी आंत है। और बड़ी आंत जो की शुरुआत जो होती है वो सिक्किम से होती है, और उसमें परिशिष्ट होता है जिसको अपेंडिक्स बोला जाता है, अपेंडिक्स। ठीक है, अपेंडिक्स, फिर यहां से ये सिक्कम। ठीक है, जिस सिक्कम होता है, फिर क्या होता है इसके अंदर, ये जो पार्ट जो होता है इसको कोलन बोला जाता है। ठीक है, और कोलन जो होता है वो रेक्टम यानी मलाशय में खुलता है, और मलाशय से ये गुदा के अंदर आता है। तो ये पूरा पाचन तंत्र जो आरंभ हुआ था मुख से, और अंत जो होता है वो कहां पे होता है, गुदा से होता है। ठीक है, आरंभ कहां से हुआ, मुख से हुआ। ठीक है, और अंत का हुआ इसका गुदा से हुआ। ठीक है, फिर इनके ये कोलन के अलग अलग भाग है, जैसे ये लिखे हुए अनुप्रस्थ अवग्रह है। ठीक है, आरोही वृद्रांत है, अंडुक है, सेसम है, अवरोही है। ठीक है, उसके बाद में अवग्रह रूपी वृद्धांत है या मलाशय। ठीक है, तो इस पूरे भाग को, इन तीनों भाग को, पांचों भाग को बोला जाता है क्या, कोलन। क्या बोला जाता है, कोलन बोला जाता है। उसके बाद में कुछ ग्रंथियां होती है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो एक लार ग्रंथि मिलती है। क्या मिलती है, लाल ग्रंथि। लार ग्रंथि जो होती है वो अपने मुंह में के अंदर क्या करती है, लार का स्त्राव करती है। दूसरी जो होती है वो ग्रंथि होती है, उसका नाम है यकृत। ठीक है, ये भी अपने में से पीत रस का स्त्राव करती है। तीसरी जो होती है वो होती है अग्नाशय। ठीक है, जो होती है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, ये थर्ड है। ये तीनों ग्रंथियां जो है वो पाचन में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन तरह की तो ग्लैंड है। उसके बाद में मुख से ये आरंभ हुआ, मुख है। फिर उसके बाद में जो मुख के अंदर अपने जीवा आती है, तालु आता है। ठीक है, उसके बाद में तीत आते हैं, दांत आते हैं। दांत के बाद में यहाँ पे जो पार्ट जो होता है वो फेरिंग्स होता है। ठीक है, फेरिंग्स से थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो ईसोफेगस यानी ग्रास नली स्टार्ट होती है। ग्रास नली से फिर स्टोमक स्टार्ट होता है, यानी आमाशय होता है। आमाशय से छोटी आंत होती है, छोटी आंत से बड़ी आंत होती है, बड़ी आंत जो होती है वो अंत जो होता है उसका गुदा के अंदर होता है। जब भी अपन इसकी स्टडी करेंगे अभी आगे,
तो अपन एक एक पार्ट को अपन लेके चलेंगे। ठीक है, तो ये इसका सामान्य है, मुख से आरंभ होता है, गुदा में अंत होता है। ठीक है, इसका मनुष्य में कार्य करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति जो होती है वो कहां से होती है? भोजन से होती है। तो भोजन से जो है वो ऊर्जा की प्राप्ति होती है, और ऊर्जा की प्राप्ति के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो भोजन का पाचन जो है वो सिंपल फॉर्म, क्योंकि अपना जो कोशिकाओं के पास में या शरीर के विभिन्न ऊतकों के पास में अपन जो जटिल खाद्य पदार्थ है उनके रूप में भोजन नहीं जा सकता। ठीक है, तो उनको क्या होना पड़ेगा? उनको पाचन या सरल घुलनशील पदार्थों के अंदर बदलना पड़ेगा, और ये भूमिका जो निभाते हैं वो कौन निभाते हैं? एंजाइम निभाते हैं, जिसका पाचन मुख से आरंभ होकर छोटी आंत तक अंत हो जाता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ छोटी आंत, मैंने कहा था कि जो आरनाल होती है उसका जो पहला भाग होता है वो माउथ होता है, और अंतिम भाग जो होता है वो गुदा होता है, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है वो पाचन का कह रहा है। ठीक है, यानी पाचन जो होता है वो कहां से होता है? मुख से तो आरंभ हो जाता है, और अंत का होता है छोटी आंत में। तो बड़ी आंत का नाम नहीं आया, तो बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है, यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर कोई भी डाइजेशन नहीं होता है या कोई भी पाचन नहीं होता। सारा पाचन और अवशोषण जो होती है, क्रिया जो होती है वो कहां पे होती है? समाप्त छोटी आंत के अंदर समाप्त हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सबसे ज्यादा अवशोषण या जो कह सकते हैं अपन पाचन जो होता है वो छोटी आंत के अंदर होता है, बड़ी आंत के अंदर कोई पाचन नहीं होता है, बड़ी आंत में कोई पाचन नहीं होता है। मनुष्य में पाचन तंत्र में मुख्य आरनाल है जो, और ग्रंथियां आती है आरनाल और क्या आती है? ग्रंथियां आती है, इनसे मिलके पूरा अपना पाचन तंत्र बना हुआ होता है। ठीक है, सबसे पहला मुख गुहा। मुख गुहा को के अंदर आपको मेन जो चीज मिलती है वो है दांत, तीत, और दूसरा जो होता है जीवा, जिसको बोला जाता है टंग। ठीक है, जीवा और दांत जो होती है ये भी भोजन को पाचन करने में अपनी एक भूमिका निभाते हैं। उसी तरह से उसके आगे वाला पार्ट जो होता है वो ग्रसनी होता है, जिसको फेरिंक्स बोला जाता है। उससे आगे और चलते हैं तो क्या होता है? ईसोफेगस होता है। ठीक है, उससे और आगे चलेंगे तो उसमें क्या आएगा? आमाशय आएगा, यानी स्टोमक आता है। ठीक है, फिर आती है छोटी आंत। छोटी आंत के भी अलग अलग नाम है, जिसे ड्यूडेनम, जिसको ग्रहणी भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रहणी, जेजुनम और इलियम, ये छोटी आंत के भाग होते हैं। उसी तरह से बड़ी आंत के भाग है सिक्कम, कोलन और रेक्टम, ये बड़ी आंत के भाग होते हैं। ठीक है, तो मुख से आरंभ हुआ और अंत में जो होता है वो उसमें गुदा होती है। ठीक है, उसके बाद में है पाचन ग्रंथियां। पाचन ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जो शरीर जटिल कार्बनिक पदार्थ को, जैसे मैंने आपको बताया कि जो जटिल खाद्य पदार्थ जो होते हैं जिसमें प्रोटीन होता है, वसा होती है, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो पदार्थ जो होते हैं वो यहाँ पे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा, ठीक है, अति सूक्ष्म सरल कार्बनिक पदार्थों में क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। सरल कार्बनिक पदार्थों में वो क्या हो जाते हैं? बदल जाते हैं। ठीक है, जिसे रक्त संसार के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। क्या पहुंचाया जाता है? उसको कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। पाचन प्रक्रिया में ये होती है। और इसमें कौन कौन सी ग्रंथियां भाग लेती है? तो सबसे पहले लार ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, यकृत है, ठीक है, और ये कह रहा है कि अग्नाशय जो है वो भी है। आमाशय के अंदर भी कुछ ग्रंथियां मिलती है, वो भी पाचन के अंदर क्या करती है? भाग लेती है। ठीक है, ये तीन जोड़ी होती है लार ग्रंथि। अनेक आमाशय में अनेक ग्रंथियां होती है, यकृत में भी होती है, ठीक है, और अग्नाशय में भी होती है। तो ये चार तरह की जो ग्रंथियां हैं वो क्या करती है? वो पाचन में क्या करती है? अपनी भूमिका निभाती है। तो मुख से आरंभ होता है ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। छोटी आंत के तीन भाग, ग्रहणी है जिसको ड्यूडेनम बोला जाता है, जैजुनम, इलियम, बड़ी आंत के सिक्कम, कोलन और रेक्टम। ठीक है, तो सिक्कम, कोलन और रेक्टम। पाचन का अर्थ जो होता है वो जटिल कार्बनिक पदार्थों का सरल घुलनशील पदार्थों में बदलना, ठीक है, एंजाइम की उपस्थिति में, ठीक है, जिससे क्या होता है? वो सरल घुलनशील पदार्थ जो होते हैं वो शरीर की विभिन्न कोशिका या ऊतकों तक चले जाते हैं। ठीक है, इनके अंदर बहुत सारी ग्रंथियां होती है जो ये भूमिका निभाती है, जिसमें लार ग्रंथि है, आमाशय ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि है और अग्नाशय ग्रंथि है। ठीक है, तो ये इसके भाग थे जो पहले मैंने फर्स्ट स्लाइड में भी बता दिए, सेकंड में भी बता रहा हूं। सबसे पहला भाग जो है वो दांत है। दांत, ठीक है, तित, ठीक है, ये जो दांत जो है ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। इनकी अगर अपन मुंह के अंदर देखें, जब अपन कांच के सामने जब खड़े होते हैं तब अपने दांतों पर थोड़ी सी अपने निगाह डालेंगे तो अपने को दिखेगा कि दांतों का जो शेप जो है वो अलग अलग है। तो अलग अलग है इसका मतलब क्या है? इनके कार्य भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो कार्य के आधार पे उनके दांतों के प्रकार, तो दांत जो होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। ठीक है, मुख गुहा, मुख
और मुख के अंदर जो ये गुहा है उसको बोलेंगे अपन मुख गुहा। ठीक है, पाचन तंत्र में आहार नाल की आरंभिक भाग जो होता है वो मुख गुहा होती है, जिसमें दो संरचना पाई जाती है, एक तो होता है दांत और दूसरा जो होता है वो जीवा होती है, जिसको अपन जीभ बोलते हैं, टंग बोलते हैं। ठीक है, तित और जीवा। दांत को अगर देखें, तित को, तो मानव में विभिन्न प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मानव जो होता है वो द्विबार दंती होता है, यानी दांत जो होते हैं उसमें दो बार आते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तब वो दांत आते हैं जिनको दूध के दांत बोलते हैं, और वो गिनने के बाद में जो दांत आते हैं उनको परमानेंट टीथ या स्थायी दांत कहा जाता है। ठीक है, तो दांतों के दो प्रकार है। यहाँ पे अपन दांत के कार्य के आधार पे इनके चार प्रकार है। कितने प्रकार है? चार प्रकार है। सबसे पहला जो होता है वो होता है कृतनक। ठीक है, कृतनक। दूसरा जो होता है वो होता है रदनक। फिर होता है अग्र चवर्णक और चवर्णक। यानी सबसे पहला कर्तनक जिसको बोलेंगे अपन इंसाइजर, दूसरा जो होता है रदनक जिसको बोला जाता है कैनाइन, और फिर होता है अग्र चवर्णक जिसको बोला जाता है प्री मोलर, और फिर लास्ट वाला जो होता है वो क्या है? मोलर। ये चार प्रकार के दांत अपने मुंह के अंदर पाए जाते हैं। जैसे आप देख रहे हो इसके अंदर कि जो स्टार्टिंग वाले जो यहाँ से अगर अपन दो भाग करें तो एक और दो, ये दो दांत और दो इधर के दो दांत, ये नीचे वाले। ठीक है, इनके दो भाग करें। ठीक है, तो यहां से अपने ये दो दांत जो है एक और ये वाले दो, तो ऊपर कितने हुए? चार। अपर जाके अंदर देखेंगे तो फोर टीथ है, और नीचे वाले में देखेंगे तो दो और दो, यहाँ पे भी कितने हुए? चार। तो इंसाइजर जो होते हैं वो कितने होते हैं? टोटल कितने हुए? 8। 4 + 4। ठीक है, इसको अगर दो भागों में बांटे तो 4 और 4। ऊपर वाले में कितने? 4 है, नीचे वाले में भी कितने? 4 है। ठीक है, फिर आते हैं इनका काम जो होता है, ये जो होते हैं आगे जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा रैबिट है, माउस है, चूहा है। चूहे के अंदर आपने देखे होंगे तो दांत जो होता है वो बार 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 कट 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 की आवाज निकालता है। तो वो दांत जो होते हैं वो कौन से दांतों से करता है? कर्तनक। तो ये क्या काम आते हैं? काटने में और कुतरने में। किसके काम आते हैं? काटने में और कुतरने के अंदर ये काम में आते हैं। ठीक है, चूहे के अंदर खासियत होती है कि वो अपने दांतों को आपस में क्या करता है? रब करता है, घिसता है। अगर नहीं घिसेगा तो उसके दांत की लंबाई क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। ठीक है, अगर उसका एक दांत टूट जाए तो चूहा जो होगा वो मर जाएगा, क्योंकि उसका मुंह जो होगा एक दांत बढ़ता रहेगा और मुंह जो होगा वो खुला का खुला रह जाता है। ठीक है, तो वो दांतों की क्या करते हैं? घिसाई करते हैं। वो चूहे के अंदर होता है। कर्तनक जो होता है ये 8 होते हैं, ऊपर वाले में 4 मिलते हैं, नीचे वाले में 4 मिलते हैं। फिर होते हैं रदनक। रदनक को देखा जाए तो रदनक की जो इस तरह से आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, ये इसका कर्तनक हो गया। ठीक है, और पास में ये रदनक इस तरह का होता है जो विकसित तो होते हैं। अच्छा, इसका काम जो होता है वो चीरने और फाड़ने का होता है। तो आपने जितने भी कार्निवोर्स देखे होंगे, मांसाहारी जंतु देखे होंगे, उनके अंदर ये दांत जो होता है वो काफी डेवलप होता है, इस तरह से दिखता है। लेकिन जो मांस नहीं खाते उनके अंदर इस तरह से नहीं दिखता। तो मांसाहारी के लिए ये क्या काम करता था? काटने और चीरने या फाड़ने का काम करता था। तो चीर फाड़ का काम जो होता है वो कौन करता है? रदनक दांत करता है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी 4 होती है। ठीक है, नीचे वाले में यहाँ पे देखेंगे तो ये वाला जो है, और इधर भी देखेंगे तो अपने को ये वाला जो है, ये इस तरह से दांत जो होते हैं वो, तो 1 और 2, 1 और 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ऊपर भी 2 है और नीचे भी क्या है? 2। तो 2 + 2। अपर जाब में 2 है, निचले जाब में भी क्या है? 2 है। ऊपर वाले जबड़े के अंदर 2 है, नीचे वाले जबड़े के अंदर भी कितने हैं? ये 2 होते हैं। फिर होता है नेक्स्ट जो है वो अग्र चवर्णक होते हैं। अग्र चवर्णक ये थोड़े से चौड़े होते हैं, इनका काम जो होता है वो चबाना और पीसना होता है। ठीक है, ये जो आगे वाले जो 1, 2 और 3, ठीक है, ये 3 जो है, 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है, 2 और 2। ठीक है, और 2 ही रहेंगे ऊपर की तरफ। तो ऊपर कितने हुए? नीचे कितने हुए? 4, और ऊपर भी कितने हुए? 4। तो 4 + 4। ठीक है, ऊपरी जबड़े के अंदर कितने मिलते हैं? 4 मिलते हैं। निचली जबड़े के अंदर कितने मिलते हैं? 4 मिलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल हो गए अपने 8। इसका काम जो होता है चबाना है, और दूसरा होता है इसना पीसना। तो ग्राइंडिंग का काम, ठीक है, और चबाने का काम, च्युइंग का काम जो होता है वो कौन से दांत करते हैं? अग्र चवर्णक करते हैं। फिर जो लास्ट वाले जो होते हैं उनको बोला जाता है क्या? मोलर टीथ। ठीक है, मोलर टीथ जो होते हैं उनकी संख्या जो होती है ऊपर वाले जबड़े के अंदर 3 होती है, और नीचे वाले जबड़े के अंदर भी कितनी होती है? 3 होती है। और सॉरी, ऊपर वाले में आधे में करेंगे तो 3, पूरे में करेंगे तो 6, और निचले वाले में भी कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, ये आधे वाले में ये 3 है, तो इधर भी क्या हो गया? 3। ठीक है, और इधर वाले में भी क्या हो गया? ये 3, तो इधर वाले में भी 3 है। तो ये 3 जो है वो 3 और 3 कितने हो गए? 6। ऊपर वाले में पूरे जबड़े में रहेंगे 6, नीचे वाले में भी कितने रहेंगे? 6, और 6 और 6 कितने हो गए? 12। और इसका भी काम जो है वो यही है, पीसना और
क्या है, चबाना। तो दांत जो होते हैं वो टोटल जो हो गए, अब टोटल करेंगे तो ये कितना आएगा 32, कितना आएगा ये 32 आएगा। ठीक है, तो टोटल दांतों की संख्या जो होती है वो 32 होती है। इसका एक फॉर्मूला होता है जिसका होता है दंत सूत्र। दंत सूत्र, दंत सूत्र आप देखने जाओगे तो होता है 21-23। ह्यूमन का जो दंत सूत्र जो होता है वो 21-23 का होता है। ठीक है, ये दांत का एक सूत्र है जिसके अंदर पहला वाला जो होता है ये आपका इंसाइजर है आई। ठीक है, ये आपका दूसरा जो है वो कैनाइन है, तीसरा जो है वो पीएम प्री मोलर है, और लास्ट वाला जो क्या है मोलर है। ठीक है, अब ये आधे जबड़े की बात हो रही है। आधे जबड़े की मतलब होता है वो यहां से लगाकर इस जबड़े की बात हो रही है। ठीक है, तो इस जबड़े की बात हो रही है तो इसका मतलब आधा जो है 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे टोटल कितना है 8 इंटू 2। नीचे वाले में भी कितना आएगा 8 इंटू 2। ऊपर में कितना है 16 और नीचे में भी कितना है 16, तो 16 और 16 कितने हुए 32। तो टोटल जो दांत जो होते हैं वो कितने हो गए 32 होते हैं। ठीक है, तो ये दांतों की संख्या के आधार पर ये आधे जबड़े का है। ठीक है, आधे जबड़े का है। ये दोनों जो है वो है आई, ये अकेला जो है वो आपका सी, ये दोनों जो है वो आपके पीएम प्री मोलर, और लास्ट वाले ये जो 3 जो है वो आपका है एम। ठीक है, तो ये कितने हैं 2, ये कितना है 1, ये कितने हैं 2, और ये कितने हैं 3। तो 21-23 का फॉर्मूला होता है। कितना होता है 21-23 का फॉर्मूला होता है। अच्छा, ये लास्ट वाला जो दांत जो होता है ये वाला, इसको बोला जाता है विजरम तीत। विजरम तीत बोला जाता है, जिसको अक्कल दांत भी बोला जाता है। ठीक है, ये वयस अवस्था के बाद में ये निकलना आरंभ होता है। ठीक है, तो ये अक्कल दांत जो होता है 18 साल से कम आयु वाले में ये नहीं मिलता है, उसके बाद में ये आने लगता है, वयस्क काल में ये आने लगता है। ठीक है, तो विजरम तीत जो होता है ये 4 होते हैं टोटल। लास्ट वाले जो दांत जो होते हैं ये लास्ट 4 मोलर तीत, लास्ट जो मोलर तीत होते हैं, ठीक है, वो तीत जो होते हैं वो सबसे वयस्क अवस्था के बाद में आते हैं। इनको विजन तीत भी बोला जाता है या अक्कल दांत भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये था अपने मुंह के अंदर दांतों के प्रकार। दांतों के प्रकार 4 होते हैं, कर्तनक, रत्नक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। कर्तनक का काम नाम से पता लग रहा है काटने का कुतरने का होता है। रत्नक का काम चीड़ और फाड़ का होता है। अग्रचवर्णक और चवर्णक इनके काम जो है वो दोनों के सेम है, पीसना और चबाना। ठीक है, कर्तन की बात करें तो टोटल जो दांत जो होते हैं ये कितने होते हैं 4 और 4 कितने होंगे ये 8 होते हैं। उसके बाद में अपन रत्नक की बात करें तो ये कितने होते हैं 2 और 2 4 होते हैं। अग्र चवर्णक की बात करें तो ये भी कितने होते हैं 4 और 4 होते हैं 8। ठीक है, और अग्र चवर्णक की बात करें तो ये कितने होते हैं 12 होते हैं, जिसमें 6 ऊपर होते हैं और 6 नीचे होते हैं। और इनमें से भी अगर लास्ट अपन तीत की बात करें, ऊपर वाले जबड़े का लास्ट तीत, ठीक है दोनों, और नीचे वाले जबड़े के दोनों लास्ट तीत, इनको बोला जाता है क्या विजरम तीत। ठीक है, अक्कल दांत भी बोला जाता है। तो लास्ट मोलर तीत को क्या बोला जाता है तो विजरम तीत बोला जाता है। ठीक है, तो ये थे अपने दांतों का प्रकार। और दांतों के जो सूत्र जो होता है वो क्या है 21-23 का फॉर्मूला है। 21-23 के अंदर जो है वो आपको पता लगाना है, जो मैंने आपको डायग्राम में भी इसमें बताया कि 2 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये कितने हैं 3 है। ठीक है, तो 21 और 23 टोटल हो गए 8। 8 में मतलब ये आधे जबड़े की बात है, तो आधे इधर भी होंगे, 8 इधर है तो 8 इधर है, 8 और 8 कितने हो गए 16, और नीचे वाले में भी सेम रहेगा तो 16 और 16 कितने हो गए 32। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है 32 होती है। अब है दांतों को 2 भागों में बांटा है, प्राथमिक जिसको दूध के दांत बोलते हैं, दूसरा जो होता है जिसको स्थायी तीत या परमानेंट तीत बोलते हैं, मिल्क तीत। दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं अपन परमानेंट तीत बोलते हैं। प्राथमिक, ठीक है, ये जो होते हैं 6 माह से आना आरंभ हो जाते हैं सबसे पहले, और दूसरा जो होता है 12 से 14 वर्ष की जो उम्र के बच्चे होते हैं उनके मुख में ये पाए जाते हैं। ठीक है, फिर ये जब गिर जाते हैं इनकी टोटल संख्या जो होती है 20 होती है। कितनी होती है 20। अब देखो 20 का अगर हिसाब लगाए अपन
तो एक तो लास्ट मोलर टीथ नहीं होते, लास्ट मोलर टीथ कितने थे? 4, जिनको क्या बोला जाता था? विजडम टीथ बोला जाता है या अक्कल दांत बोला जाता है, ये लास्ट नहीं होते, ठीक है। दूसरा, इसमें प्री मोलर नहीं होते, प्री मोलर जिसको बोलेंगे अपन अग्र चवन्नक, ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, ये क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। अग्र चवन्नक टोटल कितने थे? 8, ये टोटल कितने थे? 4, ठीक है। कितना है? 12, ठीक है। अब 20 में कर दो 12 प्लस 20 प्लस 12 तो कितने हो गए? 32। तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। यानी कौन कौन से, अगर आपको पूछे कि कौन से दांत जो होते हैं वो छोटे बच्चों के अंदर नहीं होते हैं, तो कौन कौन से नहीं होते? एक तो विजडम टीथ नहीं होते और दूसरा जो होता है प्री मोलर नहीं आते, ठीक है। छोटे बच्चों के अंदर प्री मोलर जो दांत होते हैं वो नहीं होते हैं। तो देखो 4 और 8 कितने हो गए? 12, ठीक है। और 20 होते हैं तो 20 में 12 प्लस करेंगे तो ये किस में चले जाएंगे? 32 में, ठीक है। तो ये जो होते हैं वो कितने होते हैं? 20 ही होते हैं। कौन से नहीं होते? ये नहीं होते, नहीं होते, ये दांत नहीं होते हैं, ठीक है। कौन से? लास्ट मोलर टीथ, ठीक है। अक्कल दांत जो होते हैं वो नहीं होते, और दूसरा जो होता है वो कौन से नहीं होते? प्री मोलर जो होते हैं वो नहीं होते। जब ये गिर जाते हैं तो इनके स्थान पे कौन से दांत आते हैं? परमानेंट टीथ आते हैं। कौन से आते हैं? परमानेंट टीथ आते हैं, जो 5 से 6 वर्ष की आयु में लगभग 27 वर्ष की आयु तक पूर्ण हो जाते हैं, ठीक है। इनकी संख्या जो होती है वो 32 होती है। कितनी होती है? 32 की संख्या में ये पाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो बने हुए होते हैं वो एक हार्डेस्ट लेयर होती है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट की, जिससे ये बने हुए होते हैं, जिसको इनेमल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अपने शरीर के अंदर सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस जो है वो कौन सा? दांत के ही है, जिसको क्या बोला जाता है? इनेमल बोला जाता है, ठीक है। तो ये दांत के 2 प्रकार थे, एक तो प्राथमिक टीथ थे और दूसरा कौन से थे? स्थायी दांत थे। कौन से दांत नहीं आते हैं? तो वो ध्यान रखना इसके अंदर, एक तो लास्ट जो मोलर टीथ होते हैं वो बाद में आते हैं, और प्री मोलर जो होते हैं वो भी नहीं होते, ठीक है। तो ये 2 दांत जो थे वो नहीं होते। तो टोटल ये कितने? 12 दांत जो होते हैं छोटे बच्चों के अंदर नहीं पाए जाते हैं। फिर है आगे चलने पर थोड़ा सा दांतों का हिसाब जब खत्म हो गया तो अब अपन चलते हैं जीवा के बारे में। जीवा जो है वो एक पेशीय संरचना है जो स्वाद का पता लगाती है। किसका पता लगाती है? टेस्ट का, कि खाना कैसा है, ठीक है। खट्टा है, मीठा है, सोर है, हाँ, ठीक है। उसके बाद में देखेंगे अपन तो नमकीन है, सॉल्टी है। तो इनके बारे में जो पता लगाता है वो कौन लगाता है? ये स्वाद लगाता है। इसमें क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है? स्वाद कलिका पाई जाती है, स्वाद कलिका पाई जाती है। टेस्ट बड, जिसको अपन बोलेंगे अपन टेस्ट बड, ये पाई जाती है। भोजन को निगलने में जीभ की मदद से इसको निगला जाता है गति में, निगलने में, बोलने में, तथा भोजन को लार में मिलाने का कार्य ये कौन करता है? जीवा करती है। तो जीभ के कार्य क्या क्या है? तो एक तो भोजन को गति करवाने में, कभी मुंह से इस तरफ लाते हैं तो वो इधर उधर जो होता है वो किसके कारण आता है? जीभ के कारण आता है। भोजन को निगलने में, बोलने में, और बोलना तो चलो कि ये तो अलग से काम है। उसके बाद में भोजन को लार के साथ में मिक्स करने में, ठीक है, कौन कार्य करता है? जीवा या टंग कार्य करती है। दूसरा इसका मेन काम जो है वो स्वाद को बताना है, ठीक है। नोट है एक, दांत के ऊपर सबसे हार्डेस्ट लेयर मिलती है जिसको इनेमल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इनेमल, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे हार्डेस्ट लेयर जो होती है वो दांत के ऊपर पाई जाती है, जो इनेमल होती है, जो बनती है कैल्शियम कार्बोनेट से और कैल्शियम फॉस्फेट से। तो कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट और दूसरा जो है वो क्या है? कैल्शियम फॉस्फेट, इससे बनती है, ठीक है। तो जीवा के कितने कार्य हुए? जीव भोजन को गति करवाना, उसके बाद में निगलने में, लार के साथ में मिक्स करने में, और स्वाद के बारे में जानकारी देने में। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया था ये अपने फेरिंग्स है। देखो ये भोजन है, भोजन जो होगा वो या से या आता है, ये ना भोजन जो है वो या से या आएगा, ठीक है। और या होते हुए जैसे ये जा रहा है,
तो यहाँ पे ये जो है वो होती है अपने भोजन नलिका, वो वहां से इसको खाने को क्या कर रही है, ला रहे। जैसे ही भोजन का अंतग्रहण होता है, अंतग्रहण के बाद में वो भाग जो नासिका द्वारा यानी नाक के द्वारा, जो नाक के द्वारा भी आता है पार्ट, ठीक है, नासिका द्वारा और मुख के द्वारा वो भाग जो होता है जो जहां मिलता है, तो उस भाग को क्या बोला जाता है, फेरिंक्स बोला जाता है, फेरिंक्स या ग्रसनी बोला जाता है, ग्रसनी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप जब से मुंह खोलते हो तो एक बीच में जो लटकता है उसको बोलते हैं उल्वा, क्या बोला जाता है, उल्वा, ठीक है। जो उल्वा जो होता है ये क्या करता है, भोजन को ऊपर की तरफ जाने से क्या करता है, ये रोकता है। उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आते हो तो एक ढक्कन की तरह काम करता है जिसको बोलते हैं एपिग्लोटिस या घाटी ढक्कन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, घाटी ढक्कन, इसको बोला जाता है घाटी ढक्कन बोला जाता है, घाटी ढक्कन, ठीक है। आप देख रहे होंगे ये वाला पोर्शन, ये आपकी क्या है, श्वास नली है, ये आपकी, ये जो है ये क्या है, श्वास नली, ठीक है, ये श्वास नली है। और श्वास नली के जस्ट ऊपर ये क्या मिलता है, एपिग्लोटिस मिलता है। ये क्या करता है, जैसे खाना आएगा तो खाना जो आएगा जब से इस पे गिरेगा तो ये इसको क्या कर देगा, बंद कर देगा ऐसे, तो ये वाला जो पाइप भाग जो है ये क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से अगर देखें तो ये इस तरह से, ये श्वास नली है और ये आपकी क्या हो गई, भोजन नली है। तो ये जो होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है, इसको बोला जाता है एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ठीक है। इसको घाटी ढक्कन भी बोला जाता है, घाटी ढक्कन। जैसे ही भोजन यहां पे गिरता है, ठीक है, भोजन जैसे गिरेगा ये इसको क्या कर देगा, बंद कर देता है, यानी भोजन के कण जो होते हैं वो श्वास नली में नहीं जा पाते इस ढक्कन के कारण, ठीक है। तो फेरिंक्स क्या है, मुख गुहा का अंतिम सिरे जो भोजन पथ और श्वसन पथ एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। देखो यहां से ये आया, ठीक है, तो ये भोजन पथ हो गया, और यहां से ऊपर से जो आएगा वो क्या आएगा, श्वसन पथ आएगा, ये वाला, ठीक है। ये दोनों जो होते हैं वो इस भाग के अंदर क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। इस भाग के अंदर क्या होते हैं, ये मिलते हैं दोनों, अपन श्वास लेते हैं वो भाग, और यहाँ पे जो ऊपर वाले भाग, इस भाग पे क्या होते हैं, दोनों भाग मिलते हैं। उसी भाग को क्या बोला जाता है, ग्रसनी बोला जाता है या फेरिंक्स बोला जाता है। जहां दोनों भाग मिलते हैं उस भाग को क्या बोला जाता है, नासाद्वार, यानी अपने नोजोफेरिंक्स और ओरोफेरिंक्स, ठीक है, ठीक है। मुख ग्रसनी और कंठ ग्रसनी ये दोनों जहां पे मिलती है, यहाँ पे कौन कौन सी ग्रसनी होगी, एक तो मुख ग्रसनी होती है, मुख ग्रसनी, और इसी में जो होती है वो होती है ऊपर की तरफ जो होती है, इसको बोलते हैं कंठ ग्रसनी, कंठ ग्रसनी। ये दोनों जो ग्रंथियां जो है वो मिलती है, और दोनों मिलके जो कंठ ग्रसनी है और मुख ग्रसनी है, ये जहां पे दोनों मिलती है उस भाग को ग्रसनी कहा जाता है, यानी लेरिंगोफेरिंक्स बोला जाता है इसको। ये फेरिंक्स वही है जो जहां पे दोनों मिलते हैं, ठीक है। तो जहां पे जंक्शन बिंदु होता है, क्रॉस होता है, ग्रसनी के निचले वाले हिस्से पे जहां श्वास नली पाई जाती है, ठीक है, इसके सिरे पे एक कंठ आच्छाद होता है जिसको एपिग्लोटिस कहा जाता है। ये भोजन को निगलने के दौरान श्वास नली में जाने पर क्या कर देता है, उसको बंद कर देता है। यानी इसका काम क्या है, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकना, भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने का कार्य जो है वो कौन करता है, एपिग्लोटिस करता है। एपिग्लोटिस क्या करता है, इसको जो भोजन को है वो श्वास नली में जाने से क्या करेगा, रोकेगा। और ये इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन आते रहते हैं कि एपिग्लोटिस क्या है या घाटी ढक्कन क्या है। तो घाटी ढक्कन क्या है, जो क्या करता है, और एक ढक्कन है जो श्वास नली के ऊपर मिलता है, ठीक है। जैसे ही भोजन आएगा वो श्वास नली के ऊपर उस घाटी ढक्कन पे गिरेगा, और घाटी ढक्कन क्या कर देगा, उस श्वास नली को बंद कर देता है, और बंद करने से खाना जो होगा वो कहा जाएगा, केवल और केवल कहा जाता है भोजन नली के अंदर चला जाता है। लेकिन जैसे अपन खाने के समय बातें करते हैं, हंसते हैं, ठीक है, तो उस समय खाना जो होता है वो श्वास नली में चला जाता है, तो श्वास नली उसको क्या कर देती है, वापस बाहर फेंकने की कोशिश करती है, ठीक है। तो जैसे ही बाहर आता है तो मुंह खुला हुआ तो मुंह से आ जाएगा, नाक से, फिर मुंह बंद है तो फिर नाक से आएगा। तो कई बार अपन कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वगैरह पीते हैं तो कई बार नाक से वगैरह से बाहर आ जाती है, क्योंकि जो होता है श्वसन नली जो होती है वो उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करती, वापस बाहर फेंकने की कोशिश करती है इन कणों को, ठीक है। तो वो बाहर आना वो भी किसके कारण है, श्वास नली के इस रिएक्शन के कारण होता है, ठीक है।
ठीक है, तो ये श्वास नली में जाने से रोकने के कार्य अपने पर्टिकुलर दे रखा है, जिसका नाम है एपिग्लोटिस घाटी ढक्कन कहा जाता है। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है एपिग्लोटिस क्या है, ठीक है, और इसका कार्य भी आ सकता है कि ये क्या कार्य करता है, या भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता कौन है, तो एपिग्लोटिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो ग्रसनी जो है आगे चल के एक ट्यूब बनाती है जिसका नाम है ईसोफेगस। ठीक है, ये ग्रसनी जो है वो आगे चल के जैसे ये वाली है और ये श्वास नली है, श्वास नली के साथ साथ में एक ट्यूब चलती है जिसका नाम है ईसोफेगस। ईसोफेगस जो होती है वो आगे चल के, ठीक है, किसमें खुलती है, ये आमाशय के अंदर खुलती है, जो इस तरह से होता है। ठीक है, ईसोफेगस के अंदर कोई पाचन की क्रिया नहीं होती है, लेकिन मुख के अंदर होती है, जिसको अपन लार ग्रंथि जब पढ़ेंगे तब अपन इसको साथ में पढ़ेंगे कि मुख में पाचन का आरंभ जो होता है वो मुख से ही हो जाता है। मुख में अंदर स्टार्च का पाचन होता है, जो लार के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है एमाइलेज, वो क्या करता है, इसको पाचन कर देता है, माल्टोज के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, तो ग्रसनी या ग्रास नली, जिसको गुलेट भी कहा जाता है, ग्रसिका, ये ग्रसनी के अंतिम भाग से भोजन को आमाशय तक लेके जाती है। ऊपर तो है आपके ग्रसनी, ठीक है, और नीचे है वो क्या है, आमाशय। तो आमाशय तक ले जाने का काम, और बीच वाला जो भाग जो है ये है आपके ग्रसिका, ये ग्रसिका, ग्रास नली, ठीक है, या अपन कह सकते हैं ईसोफेगस। ठीक है, ये तीनों नाम है, ईसोफेगस, ग्रास नली या ग्रसिका। ठीक है, ये भोजन में, अच्छा यहाँ पे क्या होता है, भोजन का कर्माकुंचन होता है। क्या होता है, कर्माकुंचन होता है। कर्माकुंचन का मतलब होता है जैसे भोजन आएगा, ठीक है, तो इसका भाग जो होगा वो भोजन जैसे ही आएगा तो यहाँ पे कॉन्ट्रेक्टाइल मसल्स होती है, संकुचनशील पेशियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, संकुचनशील पेशियां होती है। ये पेशियां क्या करती है, संकुचनशील होती है, यानी ये भोजन जैसे इसके अंदर आएगा तो ये क्या हो जाएगी, ये इस तरह से होती रहती है। ठीक है, और धीरे धीरे भोजन जो है ये अंदर की तरफ, जैसे भोजन है गोले के गोले, तो ये इस तरह से होती है। जैसे ही भोजन आगे खिसकता जाएगा, जैसे ही भोजन आगे खिसकता जाएगा, ठीक है, ये धीरे धीरे वापस पहले जैसी हो जाएगी। ये वापस कैसी हो जाती है, पहले जैसी हो जाती है। इसी गति को बोला जाता है कर्माकुंचन। ठीक है, अभी कर्माकुंचन कई बार ये क्वेश्चन आता है, कर्माकुंचन क्या है, तो एक रैथमिक गति है जिसके कारण क्या होता है, ये जिस तरह से अपने यहाँ पे होती है, जो केचुआ होता है, अर्थवर्म होता है, उसके अंदर भी ये पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, संकुचनशील पेशियां होती है जो उसको भोजन को दबाती है। जैसे एक पाइप के अंदर अपन गोला डाल दे कोई, और ऊपर से दबा दबा के उसको नीचे की तरफ लाए वैसी ही गति यहाँ पे पाई जाती है। इसको बोला जाता है कर्माकुंचन, या इंग्लिश में बोला जाता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोला जाता है, पेरिस्टाल्टिस, ठीक है, या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, ये कर्माकुंचन होती है। कर्माकुंचन मतलब कर्म से संकुचन होता है इसके अंदर, पहले ऊपर हुआ, नीचे हुआ, नीचे हुआ। ठीक है, तो ये कर्माकुंचन के कारण ही इसको क्या बोला जाता है, ये पेरिस्टाल्टिक या कर्माकुंचन गति कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है कि जो ईसोफेगस है उसके अंदर कौन सी गति के कारण भोजन जो होता है वो ईसोफेगस से, यानी ग्रास नलिका से आमाशय तक पहुंचता है, तो वो कौन सा होता है, कर्माकुंचन होता है। ठीक है, तो ईसोफेगस के अंदर कोई पाचन नहीं होता है, इसमें कोई पाचन नहीं है, कोई पाचन नहीं होता। कोई पाचन नहीं होता। फिर उससे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आता है अपने पास में आमाशय। क्या आता है, आमाशय, जिसको बोला जाता है अपन स्टोमक। स्टोमक जो होता है उसके 4 पार्ट है। कितने पार्ट है, 4 पार्ट। पहली चीज, इसका शेप जो होता है वो जे शेप का, ये देख लो कैसा शेप है इसका, जे शेप है। आप देखोगे तो ये अपना ईसोफेगस है। यहां से जैसे ही भाग स्टार्ट होता है, इसका पहला भाग होता है कार्डिया, ठीक है, कार्डिक भाग होता है। फिर ऊपर वाला भाग जो होता है ये वाला, इसको बोला जाता है फंडस, ठीक है, और जो भाग निकल रहा है ये वाला, ठीक है, इसको बोला जाता है पाइलोरिक। कौन सा भाग है ये, पाइलोरिक। ये पाइलोरिक भाग होता है। ठीक है, और ये जो होती है ये पूरी भाग जो सबसे बड़ी होती है, ये भाग जो होता है वो क्या होता है, बॉडी होती है। ठीक है, तो इसके जो होते हैं वो भाग है अलग अलग। ठीक है, आप देखोगे
1, 2, 3 और ये 4। ठीक है, ये 4 भाग होते हैं। सबसे बड़ा भाग आप देखने जाओगे तो किसका होता है, बॉडी का होता है। ठीक है, तो सबसे होता है फंडस शीर्ष भाग, ये होता है फंडस, जिसको बोलेंगे अपन शीर्ष भाग। ठीक है, दूसरा जो होता है कार्डिया, जो हृदय की ओर होता है, इसलिए इसको कार्डिया बोलते हैं। ये वाला 3rd नंबर वाला जो है वो कौन सा है, कार्डिया। ठीक है, ये दूसरा भाग है कार्डिया, पहला भाग शीर्ष भाग। ठीक है, उसके बाद में सबसे मध्यम में जो होता है सबसे बड़ा भाग, वो होता है कौन सा, बॉडी। और सबसे लास्ट वाला भाग जो होता है वो कौन सा है, पाइलोरिक भाग। ठीक है, जिसको हिंदी में बोलेंगे अपन जठर निर्गमी भाग, इसको बोलेंगे जठर निर्गमी। ठीक है, और जठरागम, जो कार्डिक को बोलेंगे उसको बोलेंगे अपन जठरागम, जठरागम। ठीक है, तो जठरागम और जठर निर्गमी, मतलब आने वाला भाग भोजन यहां से एंटर करेगा। तो भोजन जो आएगा वो कहां से आएगा, वो आएगा यहां से एंटर करेगा भोजन। ठीक है, और भोजन जो आएगा वो यहां से आएगा। तो सबसे पहले कहा जाता है वो कार्डिक में जाता है। तो पहला भाग कार्डिक मान लो, दूसरा जो होता है वो किसमें, फंडस या बॉडी। ठीक है, और फिर होता है ये कौन सा, ये चौथा भाग जो होता है वो पाइलोरिक है। पाइलोरिक से भोजन बाहर निकलेगा, पाइलोरिक से भोजन बाहर निकलेगा। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे भोजन यहाँ आता है अंदर की तरफ, ठीक है, तो ये लिक्विड रूप में होता है, और लिक्विड रूप में जैसे इकट्ठा हो जाएगा, इसकी जो कैपेसिटी जो होती है वो होती है 3 लीटर वाली। कितनी होती है, 3 लीटर, यानी 3 लीटर खाना अप्रोक्सीमेटली इस खाने फूड के अंदर, पेट के अंदर या आमाशय के अंदर आ सकता है। ठीक है, अब यहां से फिर ये यहाँ पे पाचन होता है। पाचन होने के बाद में यहाँ पे सब ड्यूडेनम, ये छोटी आंत का भाग है ड्यूडेनम, जिसको बोला जाता है ग्रनी। ग्रनी किसका भाग है, छोटी आंत का भाग है। यहाँ पे जो होता है ग्रनी, ये 4th नंबर वाले से खाना जो होगा वो बाहर निकलेगा। तो बाहर जो होता है, देखो 3 लीटर खाना रहता है, तो 3 लीटर का 3 लीटर छोटी आंत में नहीं जाता। कितना जाता है, केवल और केवल 1 टीस्पून जितना है, 1 चम्मच जितना खाना जो होता है वो थोड़ा थोड़ा किसमें डाल दिया जाता है, ग्रनी के अंदर। तो थोड़ा थोड़ा खाना जो होता है वो किसके अंदर डाला जाता है, ग्रनी के अंदर। पूरा खाना कभी भी नहीं जाता है। ठीक है, तो आमाशय से कुछ कुछ भाग जो होता है वो यहाँ पे डाला जाता है, किसमें, ग्रनी के अंदर। दूसरी चीज, दूसरी यहाँ पे एक मसल्स मिलती है जिसको बोलते हैं अपन ईसोफेजियल स्पिक्टर मसल्स, जिसको बोलते हैं अपन ग्रास नली सर्वयनी पेशिया मिलती है। ये पेशिया क्या करती है, खाने को वापस ऊपर आने से, यानी खाने को वापस जाने से रोकती है। ये खाने को क्या करेंगे, ये वापस जाने से क्या करती है, रोकती है, यानी वापस नहीं जा पाएगा। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे भी अपने को सवर्णी पेशिया मिलती है, जिसको बोलते हैं अपन पाइलोरिक सवर्णी पेशिया, जठर निर्गमी सवर्णी पेशिया मिलती है। ठीक है, वो यहाँ पे मिलती है, जिसको बोलेंगे अपन जठर निर्गमी सवर्णी पेशिया। ठीक है, ये कम क्या करती है, ये भी भोजन को थोड़ी थोड़े अमाउंट के अंदर ग्रनी के अंदर भेजती है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे भी मिलती है, इसको बोलते हैं ग्रास नली सवर्णी पेशिया। क्या बोलते हैं, ग्रास नली सवर्णी पेशिया बोलते हैं। ये भी भोजन को क्या करती है, थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर क्या करती है, बाहर भेजती रहती है। ठीक है, तो ये अंदर जो होती है, इसको तो वापस जाने से ये रोकता है, और ये आगे इसको भेजती है। तो ये मसल्स होती है जो क्या करती है, मूवमेंट करती है। ठीक है, यानी खाना जो होगा वो वापस जाने की कोशिश करेगा तो बंद हो जाएगी। ठीक है, खाना ऊपर से आ रहा है तो खुल जाएगी। और जाने वाली या पाइलोरिक पेशिया, ये क्या करती है, ये भी क्या होता है, खाना जब बाहर जाना होता है तो खुलती है, और जैसे ही बंद वापस आने की कोशिश करता है तो क्या होती है, बंद हो जाती है। ठीक है, यानी थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर ये खाने को भेजती रहती है, यानी खाने की गति को नियंत्रित करती है। कौन करती है, ये सवर्णी पेशिया बोलते हैं इसको। ठीक है, अब सीधी जा पाई जाएगी, उस हिसाब से उसका नाम होगा। नेक्स्ट, आमाशय में, ठीक है, आमाशय को देखा जाए तो आमाशय की आंतरिक दीवारें जो मोटी दीवारों से बनी होती है, ये आंतरिक दीवार, ये मोटी दीवार है। ठीक है, यहाँ पे कुछ मसल्स मिलती है, कुछ ग्रंथियां मिलती है, जिनको जठर ग्रंथियां कहा जाती है, या गैस्ट्रिक ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, जो अपने में से क्या निकालती है, जठर रस का स्त्राव करती है। ये उच्च अम्लीयता से सुरक्षा रखती है। ठीक है, आमाशय जो होती है उसमें एक मोटी दीवार जो होती है, ठीक है, उस पे भी कुछ म्यूकस नाम का एक पदार्थ पाया जाता है,
एक लेयर पाई जाती है जो क्या करती है, इसको अम्लीयता से बचाती है। ठीक है, इसके अंतिम में पाइलोरस एक वॉल होता है, जो अभी मैंने बताया। पाइलोरिक वॉल जो होता है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, जठर निर्गमी सवर्णी पेशी, सवर्णी पेशी, जिसको वॉल बोलते हैं अपन। आमाशय में अर्धपचित भोजन को क्या बोलता जाता है, काइम। ध्यान रखना, आमाशय में जो भोजन इकट्ठा होता है उसको बोला जाता है काइम, और मुख के अंदर जो भोजन होता है उसको बोला जाता है बोलस। क्या बोला जाता है, बोलस। ठीक है, तो मुख के अंदर, मुख में भोजन को बोलस कहा जाता है, बोलस। ठीक है, और आमाशय में भोजन को काइम कहा जाता है। ठीक है, तो आमाशय में भोजन को क्या बोला जाएगा, काइम। ठीक है, और मुख के अंदर क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है। तो ये छोटी सी आंत की तरफ क्या करने देती है, जाने देती है। कौन सी, ये वॉल जो होता है वो क्या करता है, थोड़े थोड़े अमाउंट के अंदर जो अर्धपचित काइम भोजन है उसको क्या करता है, ड्यूडेनम के अंदर या ग्रहणी के अंदर जाने देता है। ठीक है, तो ये था आमाशय के बारे में। आमाशय जो था वो 4 भाग है। ठीक है, सबसे बड़ा भाग जो होता है बॉडी होता है, ऊपर की तरफ होता है फंडस, जो हृदय के पास में होता है उसको बोला जाता है कार्डिक, जहां से भोजन क्या करेगा, ईसोफेगस से अंदर आएगा। और लास्ट वाला जाएगा कहां से, आने का भाग है कार्डिक। ठीक है, ये आने वाला भोजन, अंदर आने वाला, और यहां से ये क्या है, जाने वाला। ठीक है, तो ये लिख देता हूं मैं, आने वाला भाग है और ये क्या है, जाने वाला भाग है। ठीक है, और खाना जो पड़ा रहेगा वो इन दोनों के अंदर। आमाशय के अंदर जठर ग्रंथियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है, जो अपने में से जठर रस का स्त्राव करती है। क्या करती है, जठर रस का स्त्राव करती है। ठीक है, ये जठर रस के अंदर अगर देखा जाए तो इसमें 3 तरह के कंपोनेंट मोस्टली पाए जाते हैं, जिसमें एक तो होता है श्लेष्म कोशिकाएं पाई जाती है इस ग्रंथियों के अंदर, दूसरा होता है ऑक्सीटिन कोशिकाएं पाई जाती है, और तीसरा जो होता है वो होता है पेक्टिन कोशिकाएं भी पाई जाती है, या मुख्य कोशिका पाई जाती है। ठीक है, अब देखो इनके कार्य क्या है। आमाशय के अंदर देखेंगे तो श्लेष्मा जो होते हैं, नाम से पता लग रहा है श्लेष्मा, यानी ये क्या निकालती है, अपने में से म्यूकस का स्त्राव करती है। क्या करती है, म्यूकस का स्त्राव करती है। तो ध्यान रखना, जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां, ठीक है, अपने में से क्या निकालती है, जठर रस, जठर रस का स्त्राव करती है। इस स्त्राव के अंदर देखा जाए तो अपने को 3 तरह की ये पदार्थ पाए जाते हैं। कितने तरह के पाए जाते हैं, ये 3 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। पहला जो है वो है म्यूकस। ठीक है, अब ये म्यूकस का स्त्राव करती है। म्यूकस एक पीले रंग का गाढ़ा पदार्थ होता है जो पत्र में आमाशय की दीवारों को, जो आमाशय एससीएल से आमाशय की दीवारों की क्या करता है, सुरक्षा करता है। यानी अम्ल से जो रक्षा, क्योंकि पेट में अंदर देखो एससीएल का भी स्त्राव होता है। अपने पेट के अंदर जो होता है वो किसका स्त्राव होता है, एक एससीएल का भी स्त्राव होता है। और एससीएल का स्त्राव होगा तो जैसे ये आमाशय है, ठीक है, इस आमाशय को देखा जाए तो या एचसीएल का जब सिक्रेशन होगा, तो एचसीएल का सिक्रेशन होगा तो क्या होगा, एचसीएल इन दीवारों पे भी जा सकता है, इन दीवारों के अंदर भी क्या कर सकता है, ये जा सकता है, इनको नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इनकी दीवारों की आंतरिक दीवार जो होती है ये मोटी होती है, और इस जो आवरण जो होता है वो किसका होता है, म्यूकस का होता है। ठीक है, अब ये यहाँ पे जाएंगे तो ये इस पे इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। एंजाइम से और किससे, एचसीएल से क्या करता है, ये उसकी आंतरिक दीवार से की क्या करता है, रक्षा करता है। ठीक है, एंजाइम भी है, तो एंजाइम और ठीक है इनसे रक्षा जो है वो कौन करता है, ये दीवारों की रक्षा कौन करता है, श्लेष्म कोशिका या म्यूकस करता है। दूसरा इसके अंदर जो मिलता है उसमें है एचसीएल, एचसीएल का स्त्राव। और एचसीएल का स्त्राव अगर आपको पूछे कि कौन सी कोशिका करती है तो ऑक्सीटिन सेल करती है, इंपोर्टेंट। ठीक है, ऑक्सीटिन सेल जो होती है वो एचसीएल का स्त्राव करती है। एचसीएल का काम क्या है, देखो सुनो, एचसीएल का काम ये होता है कि एचसीएल जो होता है वो अपने जो माध्यम जो होता है आमाशय का उसको अम्लीय करता है। इस माध्यम को क्या करेगा, ये अम्लीय करेगा। ठीक है, अच्छा अम्लीय क्यों करता है, क्योंकि अपने आप आगे देखोगे कि आमाशय के अंदर भी आमाशय ग्रंथियां पाई जाती है जो आपने देखी थी अभी। ठीक है, ये जठर ग्रंथियां उसी का रूप है।
ये क्या करती है, अपने में से कुछ एंजाइम निकालेगी। अब देखो एंजाइम जब निकलेगा तो आमाशय के अंदर आप देखने जाओगे कि जैसे ही कोई एंजाइम निकलेगा तो एंजाइम जो होगा वो इनएक्टिव फॉर्म में होगा, लेकिन वो काम नहीं कर सकता, ठीक है। और वो काम नहीं कर सकता तो सीधी सी बात है कि उनको क्या चाहिए, काम करने के लिए एक्टिव होना पड़ेगा। जैसे अपने घर पे मजदूर बुलाते हैं, ठीक है, तो मजदूर आते हैं तो मजदूर में क्या होते हैं, उनकी कई सारी डिमांड है कि 2 टाइम चाय पियेंगे, ये चाहिए वो चाहिए, ठीक है। तो सारी चीज जब प्रोवाइड करवाते हैं अपन उसको, तब जाके वो सही काम करते हैं। तो यहाँ पे भी यही है, मजदूर का मतलब यहाँ पे एंजाइम से है, ठीक है, और जो प्रोवाइड है वो HCl है, ठीक है। यानी HCl जैसे ही आएगा वो एंजाइम जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे, यानी काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो पहला काम भोजन को अम्लीय करना। अम्लीय इसलिए किया जाता है क्योंकि आमाशय के अंदर बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं वो केवल अम्लीय माध्यम में ही क्या कर सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। यानी दूसरा कोई माध्यम होगा तो वो क्रिया नहीं कर पाएंगे, या ज्यादा अम्लीय होगा, अम्लीय नहीं होगा तो वो कार्य नहीं कर पाएंगे। तो HCl की होना बहुत जरूरी है, क्योंकि HCl क्या करता है, अम्लों को यानी एंजाइमों को क्या करता है, एक्टिव करता है। तो कौन करता है, ये HCl करता है। दूसरा इसका काम ये होता है कि जैसे ही अपन कोई चॉकलेट देता है, या भी बच्चे जो होते हैं वो सीधे अपने बिना हाथ धोए क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, ठीक है। अब खाने के बाद में हाथ में भी कई सारे बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, जो उस भोजन के साथ में अपने बॉडी के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। तो उस बॉडी के अंदर आने पे वो आमाशय में जाएंगे, और आमाशय में क्या होता है, HCl होता है। तो HCl क्या कर देगा, उसी जीवाणुओं को क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो भोजन के साथ में आए हुए जीवाणुओं को आमाशय के अंदर HCl क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, ठीक है। तो ये जीवाणुओं को मारने का भी कार्य करता है। तो पहला काम अम्लीय करता है भोजन को। दूसरा क्या है, ये भोजन के साथ में आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है, ठीक है। अम्लीय क्या कार्य क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो आमाशय के अंदर जो एंजाइम होते हैं वो केवल और केवल अम्लीय माध्यम में ही कार्य करते हैं, इसलिए अम्लीय होना जरूरी है, यानी HCl का सिक्रेशन होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि निष्क्रिय एक पेप्सिनोजन है। पेप्सिनोजन एक एंजाइम है, ठीक है। ये कैसा नोजन आ गया, मतलब ये कैसा है, इनएक्टिव है, निष्क्रिय है। कैसा है ये, निष्क्रिय है, इनएक्टिव है। कैसा ये, इनएक्टिव है, ठीक है। लेकिन जैसे इसको HCl आता है, जब इसकी pH कितनी होती है, 1.8, pH कितनी हो जाती है, 1.8, तब ये किसमें, पेप्सिनोजन जो होता है वो किसमें बदल जाता है, पेप्सिन के अंदर बदल जाता है। ये कैसा है, एक्टिव है। ये कैसा है, एक्टिव, यानी सक्रिय है, ठीक है। ये किसमें बदल गया, सक्रिय के अंदर बदल जाता है, ठीक है। कौन बदला पेप्सिन, किससे बदला, पेप्सिनोजन से। ये पेप्सिनोजन है, पेप्सिनोजन से किसमें बदल जाता है, पेप्सिन के अंदर। ये एक्टिव एंजाइम है, ठीक है। और इसको बदलने का कार्य कौन करता है, HCl करता है, क्योंकि HCl आने पे ये कैसे हो जाएंगे, एक्टिव हो जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया आपको कि ये भोजन जो होता है वो अम्लीय कर देता है, अम्लीय होने के साथ में ये एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे तीसरा जो होता है वो पेक्टिन कोशिका या मुख्य कोशिका होती है। तीसरी जो कौन सी कोशिका है, पेक्टिन कोशिका या मुख्य कोशिका होती है। ये क्या करती है, इसके अंदर एक यही जो पेप्सिनोजन का स्त्राव करती है। तो आपको पूछे कि पेप्सिनोजन का स्त्राव कौन करता है, तो कौन करती है, पेक्टिन कोशिका करती है। HCl का स्त्राव कौन करती है, तो ऑक्सीटिन कोशिका करती है। म्यूकोस का स्त्राव कौन करती है, तो श्लेष्म कोशिका या म्यूकोस सेल करती है, ठीक है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन को, पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टाइड में, पेप्टाइड या डाइपेप्टाइड में क्या कर देती है, इसको चेंज कर देती है, ठीक है। पेप्टाइड डाइपेप्टाइड क्या, अमीनो एसिड के बीच में जो बॉन्ड होते हैं उनको पेप्टाइड बॉन्ड बोला जाता है, ठीक है। यानी पेप्टाइड जो होते हैं ये भी आगे चल के वापस किस में बदल जाएंगे, एमिनो अम्ल के अंदर बदल जाएंगे। यानी ये मीडिएटर है, मध्यस्थ जो पदार्थ है वो ये, ठीक है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है, यानी प्रोटीन को किस में चेंज करता है, ये पेप्टाइड में और डाइपेप्टाइड में या अमीनो एसिड के अंदर इसको चेंज कर देता है। तो आमाशय के अंदर क्या मिलती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती है दीवारों पे, वो क्या निकालती है, जठर रस निकालती है, जिनके अंदर 3 प्रकार के क्या मिलते हैं, कंपोनेंट मिलते हैं। पहले होता है श्लेष्म, उसके बाद में होता है HCl, तीसरा जो होता है वो पेप्सिन एंजाइम है, ठीक है। श्लेष्मा जो म्यूकस सेल से निकलती है, HCl जो होता है वो ऑक्सीटिन सेल से निकलती है, और पेक्टिन सेल से पेप्सिनोजन निकलता है। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है, ध्यान रखना। ये HCl की उपस्थिति में किसमें बदलता है, पेप्सिन। तो पेप्सिन कैसा एक्टिव फॉर्म है, कैसा फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है, और पेप्सिनोजन कैसा इनएक्टिव फॉर्म है,
ठीक है। तो इनके जो, और म्यूकस का कार्य क्या है, ये आंतरिक दीवारों को क्या करती है, रक्षा करती है, किससे, HCl से और एंजाइमों से। फिर है प्रोटीन का सबसे ज्यादा जो पाचन होता है वो कहाँ होता है, आमाशय के अंदर होता है। प्रोटीन का सबसे ज्यादा पाचन जो होता है वो कहाँ होता है, आमाशय के अंदर होता है। नेज कारक, ये भी HCl के साथ में निकलता है, HCl के साथ स्त्राव होता है। ऑक्सीटिंग सेल होती है वो नेज कारक भी निकालती है। ये क्या करता है, B12 का अवशोषण करता है। तो B12 का अवशोषण नेज कारक करता है जो HCl के साथ में निकलता है। दूसरा होता है गैस्ट्रिक लाइपेज। लाइपेज जो है, देखो याद रखना, लाइपेज जो करता है वो वसा का पाचन करता है, वसा का, लाइपेज। अब लाइपेज को याद कैसे रखना, देखो P से प्रोटीन याद रखना, पेप्सिनोजन है, ठीक है। तो ये जो पेप्सिनोजन है तो क्या होगा, P से प्रोटीन। इसमें याद रखना आपको लिपिड का मतलब होता है वसा, और वसा से होता है लाइपेज, ठीक है। तो लिपिड से क्या होगा, एंजाइम कौन सा होगा, लाइपेज। जिनके पीछे ASE आता है वो मोस्ट ऑफ एंजाइम है। एंजाइमों के पीछे क्या लगाया जाता है, ASE। एंजाइम जो होते हैं उनके पीछे क्या लगता है, ASE लगता है, ठीक है। जैसे लाइपेज, एज लगता है, ठीक है, एज लाइपेज है, ठीक है, सुक्रेज है, ठीक है, ये सारे आएंगे आगे, ठीक है। तो यहाँ पे लाइपेज जो है वो क्या करता है, वसा का पाचन में मदद करता है। तो वसा का जो पाचन करता है वो कौन करता है, लाइपेज करता है। आमाशय में अर्धपचित जो भोजन होता है उसको काइम बोला जाता है, और मुख के अंदर जो भोजन होता है उसको बोलस बोला जाता है। मुख में भोजन को बोलस कहा जाता है। मुख के अंदर जो भोजन होता है उसको क्या बोला जाता है, बोलस कहा जाता है, ठीक है। और आमाशय के अंदर भोजन को काइम कहा जाता है। फिर होता है एक एंजाइम है जिसका नाम है रेनिन। रेनिन जो होता है वो क्या करता है, बच्चों के अंदर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या करता है, ये दूध के पाचन में मदद करता है। छोटे बच्चे अपनी माँ से दूध को फीडिंग करते हैं, तो उस समय जो होता है उसमें बच्चों में ये पाया जाता है, छोटे बच्चों में पाया जाता है। ये दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन का पाचन में मदद करता है। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, दूध का पाचन या कैचिन जो प्रोटीन होता है उसके पाचन के अंदर कौन सा एंजाइम जो होता है वो मदद करता है, तो रेनिन है, ठीक है। किसमें मिलता है ये रेनिन, ये छोटे बच्चों के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये क्या करता है, जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो वो माँ के दूध में उपस्थित कैसीन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। तो रेनिन प्रोटीन के पाचन में मदद करता है, वो भी कौन सा, दूध वाला। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन का पाचन आमाशय में होता है। नेज कारक B12 का अवशोषण करते हैं। लाइपेज जो होता है वो वसा का पाचन करता है। और अर्धपचित जो भोजन होता है किसके अंदर, मुख के अंदर, तो उसको बोलस कहा जाता है, और आमाशय के अंदर होता है उसको काइम कहा जाता है। फिर होता है जब आमाशय में HCl की मात्रा ज्यादा हो जाती है, सीधी सी बात है, जब HCl की मात्रा ज्यादा होती है तो एसिड की मात्रा भी ज्यादा हो जाएगी। जब एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, पेट में एसिडिटी, ठीक है। तो पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, जिससे आमाशय की दीवारों में जलन होती है। तो एसिडिटी से क्या होती है, पेट में जलन होती है, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, एसिडिटी, ठीक है। अम्लीयता, क्या बोलेंगे अपन, अम्लीयता, पेट में अम्लीयता। एसिडिटी का कारण क्या हो सकता है, अनियमित भोजन है पहली चीज, ठीक है। उसमें छठीगम या धूम्रपान, उसमें बाद में मसालेदार भोजन का सेवन, ज्यादा मसालादार अगर खाओगे तो क्या हो जाएगा, पेट के अंदर एसिडिटी हो जाएगी, ठीक है। एसिडिटी को दूर करने के लिए प्रति अम्ल का सेवन किया जाता है, जिसको बोलता है एंटा एसिड, ठीक है। एंटा एसिड का नाम से पता लग रहा है आपको, प्रति का मतलब होता है अपोजिट, एसिड का क्या होता है, अपोजिट होता है, यानी अम्ल और सार जैसे ही अभिक्रिया करेंगे, जैसे ये अम्ल है, ये सार है, ठीक है। और तो क्या बना दिया इसने, सॉल्ट या लवण बना दिया, और प्लस क्या निकाल दिया, जल निकाल दिया, ठीक है। तो ये लवण जो बनता है ये ना तो अम्लीय है, और ना सार है। ये कैसे होते हैं, उदासीन होते हैं, उदासीन, ठीक है। तो जैसे पेट में अम्ल है, बाहर से लिया सार, ठीक है। तो सार जो होते हैं ये कौन से नेचर के होते हैं, ये सारक होते हैं, सार नेचर के होते हैं, बेस जिनको बोलेंगे अपन, बेसिक होते हैं, ये बेस नेचर के होते हैं, ठीक है। ये बेस जैसे ही अंदर जाएंगे अम्ल से अभिक्रिया करेंगे, और पेट में जो अम्ल है
उससे अभिक्रिया करके ये क्या बना देते हैं, लवण बना देते हैं। और लवण ना तो अम्लीय होते हैं ना क्षारीय होते हैं, ये कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है। कैसा हो जाता है, उदासीन हो जाता है, जिससे पेट की अम्लीयता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। और इसको बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH2 को बोला जाता है Mg, ये OH और 2 है, इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का फॉर्मूला पूछे तो MgOH(2) है। ठीक है, जिसको पेट की अम्लता दूर करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। कैसी होती है, क्षारीय होती है। तो क्षारीय प्रकृति होती है क्यों, क्योंकि ये अम्ल है, अम्ल पेट के अंदर है, तो जैसे ही अंदर जाएगा तो क्षार जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना देंगे, उसको उदासीन कर देते हैं, जिससे पेट की अम्लता क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, तो अगर अम्ल है, एसिडिटी हो गई है, तो क्षार जैसी चीजों को उपयोग में ले। फिर होता है अल्सर। अल्सर का मतलब होता है छाले होना, यानी पेट के अंदर क्या हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं। ठीक है, अत्यधिक मात्रा में भोजन का सेवन किया जाए तो भोजन जल्दी ही छोटी आंतों के अंदर प्रवेश कर जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा खाना खा लिया तो वो क्या होगा, जल्दी से जल्दी क्या होगा, आमाशय से निकलते के कहा जाएगा, छोटी आंत के अंदर जाता है। छोटी आंत में फिर क्या पैदा करता है, यहाँ पे जलन। क्या पैदा करेगा, यहाँ पे जलन पैदा करेगा, और जलन के कारण क्या हो जाते हैं, अल्सर हो जाते हैं। अल्सर का मतलब होता है छाले या घाव, घाव हो जाते हैं। ठीक है, वो घाव जो होते हैं वो अल्सर कहलाते हैं। बाहर जो होते हैं उसको छाले बोलते हैं, अंदर जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अल्सर बोलते हैं। अल्सर का पता लगाने के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। क्या की जाती है, एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी के अंदर क्या कहते हैं, वो मशीन डालते हैं, जिसके बारे में जो होती है, कैमरे डाला जाता है मुंह के अंदर, और मुंह से जाता है ये आमाशय के अंदर, और आमाशय में इसका पता लगाया जाता है। आमाशय में हो या छोटी आंत में हो, तो अल्सर के बारे में पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो एंडोस्कोपी की जाती है। उसके बाद में होता है डकार। आमाशय में पाइलोरिक वॉल, जो भी बताए, जैसे ये आमाशय है, तो यहां पे मिलते हैं पाइलोरिक वॉल, यहां पे मिलते हैं पाइलोरिक वाल्स होते हैं। ठीक है, ये वाल जिसको बोलते हैं जठर निर्गमी, जठर निर्गमी वाल। ठीक है, ये क्या करते हैं, भोजन को कुछ मात्रा में, भोजन की कुछ मात्रा में ये क्या कर देंगे, इसको आगे जाने देंगे, तो ये बंद होते हैं। ठीक है, इसको पाइलोरिक ऑडी भी बोला जाता है। ठीक है, ये वाल जो होते हैं बंद होने के कारण क्या हो जाती है, डकार आती है। तो डकार किसके कारण आती है, जो पाइलोरिक स्पिंक्टर वॉल होते हैं, स्पिंक्टर वॉल होते हैं, जिनके कारण क्या होती है, डकार आती है। स्पिंक्टर का मतलब होता है सवर्णी, स्पिंक्टर को क्या बोला था, सवर्णी। ठीक है, पाइलोरिक का मतलब होता है जठर निर्गमी, और स्पिंक्टर का मतलब होता है सवर्णी पेशिया या वॉल मिलते हैं। ठीक है, तो बंद होने की वजह से डकार आती है। ठीक है, तो डकार किसके कारण आती है, आमाशय के जो पाइलोरिक वॉल होते हैं उसके बंद होने के लिए क्या आती है, डकार आती है। अल्सर क्या होता है, ज्यादा मात्रा में खाना खाने से छोटी आंत में ज्यादा जाएगा, और उससे वहां पे क्या हो जाती है, जलन होती है। ठीक है, और वो किस में रूप में बदल जाते हैं, अल्सर के रूप में। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही था। पाचन, पाचन के अंदर अपन ने देखा कि क्या अर्थ होता है इसका, कि जो जटिल खाद्य पदार्थ होते हैं वो एंजाइमों की उपस्थिति में क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे भागों के अंदर बदल जाते हैं, या सरल घुलनशील यौगिकों के अंदर बदल जाते हैं। इस घटना को क्या बोला जाता है, पाचन कहा जाता है। ठीक है, पाचन में अपनी आरनाल जो होती है वो भूमिका निभाती है, जिसका आरंभ जो होता है मुख से होता है, अंतिम भाग जो होता है उसका गुदा है। ठीक है, इसमें कई सारे भाग आते हैं, जिसके अंदर जो होता है मुख गुहा आती है। ठीक है, ग्रसनी आती है, ग्रसिका आती है, ग्रसिका के बाद में आमाशय आता है, छोटी आंत आती है, बड़ी आंत आती है, और गुदा आती है। ठीक है, गुदा उसका अंतिम भाग है। उसके साथ साथ उसमें ग्रंथियां भी आती है, जैसे लार ग्रंथियां हैं। ठीक है, उसके बाद में आपने देखा तो जो यकृत है, लीवर है, लीवर के बाद में पैंक्रियाज है, अग्नाशय ग्रंथि है, और आमाशय के अंदर भी ग्रंथियां पाई जाती है जो जठर ग्रंथियां कहलाती है, और वो अपने में से क्या निकालती है, जठर रस का स्त्राव करती है। फिर अपन ने पढ़ा, ये मैंने कुछ बताया था आपको कि कौन से ये जटिल पदार्थ है, और ये किस में बदलते हैं, सरल घुलनशील यौगिकों के अंदर बदलते हैं। ये सरल अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है, वसा है, ग्लिसरॉल है, ये सरल घुलनशील यौगिक है। ये विभिन्न रुधिर में जाते हैं, और रुधिर से विभिन्न भागों के अंदर जाते हैं। ठीक है, फिर आपको ये कुछ भाग बताए थे। दांत, दांत के 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, कार्य के आधार पे। ठीक है, अपन कौन से द्विबार दंती है, दांत जो होते हैं वो 2 बार आते हैं। घृत दंती भी है, यानी अपने दांत जो होते हैं वो किसी गुहा के अंदर फिट रहते हैं, मसूड़ों के अंदर क्या रहते हैं, फिट रहते हैं।
अपने दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के हैं, कर्तन है, रद्नक है, अग्र चवर्णक है और चवर्णक है, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर के टोटल नंबर 8 होते हैं, ऊपर 4 नीचे 4, ठीक है। रद्नक के होते हैं 4, ऊपर 2 और नीचे 2। अग्र चवर्णक के होते हैं 8, ऊपर 4 और नीचे 4। चवर्णक के होते हैं 6, ठीक है। 12 होते हैं टोटल, ऊपर 6 और नीचे 6, ठीक है। टोटल कितने हुए? 32 हुए। फिर अपना दंत सूत्र जो होता है वो होता है ये 21 23 का। 21 में जो होते हैं वो इंसाइजर जो होते हैं वो 2 होते हैं, कैनाइन जो होते हैं वो 1 होते हैं, प्री मोलर जो होते हैं वो 2 होते हैं और मोलर जो होते हैं वो 3 होते हैं। तो 21 23, 8 और 2 16 हो गए, यानी आधे जबड़े में 8 है। आधे जबड़े की बात की, आधे में कितने होंगे? 8 और 8 16 हो गए। नीचे जबड़े में भी 16 होंगे। टोटल कितने हो गए? 32 हो गए, ठीक है। उसके बाद में लास्ट वाले जो 4 तीत होते हैं, कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। इनके नंबर कितने होते हैं? 4। ये 4 नंबर में होते हैं, ठीक है। इनके जो दांत जो होते हैं ये वयस्क काल के बाद में आते हैं, ठीक है। तो इनको बोला जाता है विजम तीत बोला जाता है। फिर मैंने बताया कि बच्चों के अंदर जो तीत आते हैं उनको मिल्क तीत बोलते हैं, जो स्टार्टिंग से 6 माह के बाद में ये निकलना आरंभ हो जाते हैं और 12 से 14 साल वर्ष की उम्र तक ये रहते हैं। फिर टूटते रहते हैं, उनके स्थान पे जो नए आते हैं उनको परमानेंट तीत बोलते हैं। दांत एक बार टूटने के बाद में वापस नहीं आता है, ठीक है। केवल और केवल मिल्क तीत जब टूटते हैं तो वापस आते हैं, अगर परमानेंट तीत टूट गए, अभी जैसे दांत टूट जाते हैं तो वापस नहीं आते, ठीक है। तो दांत जो होते हैं वो केवल 2 बार ही आते, ठीक है, तीसरी बार नहीं आते। क्या नहीं होता? लास्ट मोलर तीत 4 ये नहीं होते और प्री मोलर नहीं होते, यानी 4 और 8 कितने हो गए? 12। 12 20 में प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे? 32, ठीक है। तो ये इसका हिसाब रहता है। उसके बाद में देखेंगे तो जीवा होती है। जीवा जो होती है उसमें टेस्ट बड होते हैं, जो अपने को क्या बताती है? स्वाद के बारे में बताती है, भोजन को दाल के साथ में मिक्स करने में मदद करती है, भोजन को गति करवाती है मुंह के अंदर, ठीक है। दांत के ऊपर जो सबसे हार्डेस्ट लेयर मिलती है उसको इनेमल बोला जाता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बनी हुई होती है। ग्रसनी, फिर ग्रसनी जो होती है, जो नासा गुहा जो है और मुख गुहा जो है, जहां दोनों मिलती है उस भाग को ग्रसनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रसनी कहा जाता है, ठीक है। ग्रसनी के अंदर एक ढक्कन मिलता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस। वो क्या करता है? भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करता है? रोकता है। वो श्वास नली के ऊपर होता है, जैसे ही भोजन गिरता है श्वास नली क्या हो जाती है? बंद हो जाती है और भोजन जो होगा वो आगे जाके गिरेगा। उसके बाद में ग्रास नली। ग्रास नली जो होती है वो उसके अंदर कोई पाचन नहीं होता है, केवल और केवल एक रैथमिक मूवमेंट होता है, जिसके कारण वो क्या होती है? संकुचनशील पेशियां मिलती है यहाँ पे, और ये पेशियां जो होती है वो भोजन को नीचे की तरफ लेके जाती है। इस घटना को बोला जाता है कर्मांकुंचन या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहा जाता है, ठीक है। फिर होता है आमाशय। आमाशय के आपको मैंने भाग बता दिए, ठीक है। 4 भाग होते हैं। सबसे आने वाला भाग जो होता है जठर आगम, जिसको बोलते हैं कार्डिक, और जाने वाले को बोलते हैं पाइलोरिक। जठर निर्गमी ऊपर की तरफ होता है जिसको फंडस, और नीचे की बड़ा भाग जो होता है उसको बोलते हैं अपन बॉडी, ठीक है। और दूसरा जो होता है कि इसमें सबसे कितने लीटर खाना रह सकता है? 3 लीटर तक खाना रह सकता है। फिर मैंने बताया इसमें 3 तरह के जठर ग्रंथियां होती है। जठर ग्रंथियां जो होती है वो 3 तरह के रस निकालती है। रस में 3 तरह के क्या होते हैं? ये कंपोनेंट मिलते हैं। ये म्यूकस कोशिका से निकलता है, ये ऑक्सीटिंग कोशिका से निकलता है, ये पेक्टिन कोशिका से निकलता है, ठीक है। ये एंजाइम निकलता है, ये एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम। फिर सर्वाधिक किसमें होता है? फिर आपको ये पेट में एसिडिटी दूर करने के लिए ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो सार नेचर का होता है। अल्सर है, एंडोस्कोपी करते हैं अपन इसकी जांच करने के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच। टेलीग्राम चैनल है, कोई भी जानकारी चाहिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको यहाँ से जानकारी मिलती रहेगी। धन्यवाद।